तो अब हम लोग देखते हैं अगला एक्सपेरिमेंट कि कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जो ये बात कंफर्म हो गया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। वो एक्सपेरिमेंट और वो एविडेंस आता है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से। हर्शे एंड चेज, CHASE, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और इसका ईयर मेरे एनसीईआरटी में तो 1952 है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अपने एनसीईआरटी में ईयर 1950 दिखाया मुझे, वो ओल्ड एनसीईआरटी है। मैंने कल भी समझाया था ये बात, तो ये वाला आप मारिएगा ज्यादा सही है, ये 1952। ठीक है, चलिए क्या है ये एक्सपेरिमेंट में पहले समझते हैं कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया। और मैं बता दूं बच्चों, इन्हीं का वो एक्सपेरिमेंट है जिसको माना जाता है अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, यही है अनइक्विवोकल प्रूफ। अब ऐसा क्या किया इन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट में, वो तो भी हम समझेंगे ही समझेंगे। इन्होंने जो टेक्निक यूज किया ना, वो टेक्निक बड़ा धांसू था। हाँ, वो टेक्निक बहुत ही धांसू था, और वो टेक्निक था बच्चों रेडियो एक्टिव टेक्निक। रेडियो एक्टिव टेक्निक के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, बस ज्यादा नहीं। आप पढ़ते हो रेडियो एक्टिविटी, आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हो थोड़ा बहुत, और मॉडर्न फिजिक्स में तो पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो आप रेडियो एक्टिविटी। आपको बस इतना पता है किसी भी एटम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसका आइसोटोप होता है, इसलिए इसको आइसोटोप टेक्निक भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने रेडियोटोप टेक्निक में दो आइसोटोप यूज किया है। दो आइसोटोप, एक आइसोटोप है फास्फोरस का और एक आइसोटोप है सल्फर का। सुनेगा ध्यान से, अगर मैं आपसे नॉर्मल सल्फर की बातें करूं कि भाई नॉर्मल सल्फर बताओ क्या होता है, तो उस नॉर्मल सल्फर का आप बोलते हो एटॉमिक मास 31, और नॉर्मल सल्फर का बोलते हो सल्फर 32, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाने के लिए उसके आइसोटोप जो बनते हैं, फास्फोरस 31 से 32 बनाया जाता है, और फास्फोरस 32 से फास्फोरस 35 बनाया जाता है। और बता दूं मैं बच्चों, ये फास्फोरस 32 इज radioactive phosphorus, it is the isotope of normal phosphorus, and sulfur 35, it is radioactive sulfur, it is isotope of normal sulfur। ये नॉर्मल फास्फोरस है, ये नॉर्मल सल्फर है, और ये दोनों जो स्क्वायर के अंदर ये रेडियो एक्टिव मतलब आइसोटोप है फास्फोरस और सल्फर के रेस्पेक्टिवली। अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या समझते हो आप, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। कुल मिला के आप समझो कि रेडिएशन इमिट करता है, इसी फिनोमेना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। आप ऐसा पढ़ते हो, अल्फा बीटा गामा डीके वगैरह पढ़ते हो आप रेडियो एक्टिविटी। मैं तो बस इतना समझाऊंगा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको आप आइसोटोप भी बोलते हो, वो लाइटेनिंग, वो मतलब एनर्जी रिलीज करता है, और इससे क्या होता है, लाइटेनिंग निकलता है, चमकता है। इतना पता है बस, आप इतना पता होना चाहिए बस कि जो आइसोटोप होते हैं वो किसी भी एटम के, जो नॉर्मल एटम के आइसोटोप होते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, और उस रेडियो एक्टिविटी के दौरान एनर्जी रिलीज होती है लाइट एनर्जी के फॉर्म। और अगर किसी भी एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर इस टाइप का रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, तो आप उस पूरे मॉलिक्यूल को कहते हो ये मॉलिक्यूल कोई ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटेन करता है। तो रेडियो एक्टिव टेक्निक क्या होता है, बस सभी को समझ में, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से जल्दी से। रही बात, ये पूछा जाता है खूब कि हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया था। आंसर विल बी फास्फोरस 32 एंड सल्फर 35। अभी मैंने आपको डीएनए अच्छे से नहीं पढ़ाया, प्रोटीन भी आजकल आप पढ़ ही रहे हैं, पूरा हुआ नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा प्रोटीन में दो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं सिस्टीन और मिथ्योनिन जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, इतना तो पता है आपको। तो बताइए क्या ये सल्फर, जो सल्फर 35 है, क्या इसको अमीनो एसिड का हिस्सा बनाया जा सकता है? बिल्कुल, अमीनो एसिड में सिस्टीन और मिथ्योनिन में सल्फर को घुसेरा जा सकता है रेडियो एक्टिव बनाकर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, आराम से बनाया जा सकता है ऐसा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सल्फर 35
प्रोटीन का हिस्सा हो सकता है, और अगर ये प्रोटीन का हिस्सा हो गया तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा ओवरऑल। और ये फास्फोरस 32 मैं आपको बता दूं, डीएनए का स्ट्रक्चर कल से हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं होता, उसमें कहीं नहीं होता सल्फर। और अगर डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है तो ये फास्फोरस 32 डीएनए का हिस्सा बन सकता है और डीएनए रेडियो एक्टिव बन सकता है। तो बताओ, जिस डीएनए में नॉर्मल फास्फोरस हो वो डीएनए तो नॉन रेडियो एक्टिव, और जिसमें फास्फोरस 32 आ गया वो डीएनए रेडियो एक्टिव डीएनए बन जाएगा। जिस प्रोटीन में सिस्टीन मेथियोनिन आगे नॉर्मल सल्फर 32 रखता है तो वो प्रोटीन तो नॉन रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन जिस प्रोटीन में जबरदस्ती हमने सल्फर 35 घुसेड़ दिया तो वो प्रोटीन जिसमें सिस्टीन मेथियोनिन सल्फर 35 लेके चला जाएगा तो वो प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई कि रेडियो एक्टिव डीएनए कैसे बनाया जा सकता है और रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैसे बनाया जा सकता है? चलिए याद खड़ा कीजिए। आप कैसे पता करेंगे कि ये डीएनए रेडियो एक्टिव है? अगर इस डीएनए के अंदर फास्फोरस 32 है तो ये डीएनए लाइटेनिंग रिलीज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा रेडियो एक्टिविटी शो करके? जरूर। ये प्रोटीन अगर रेडियो एक्टिव है तो ये लाइटेनिंग रिलीज कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? आप ऑब्जर्व कर सकते हो और आप कहोगे कि हाँ भाई साहब ये जो है रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। तो इन्होंने यही टेक्निक यूज किया। पूरे एक्सपेरिमेंट को भी हम समझेंगे, डोंट वरी। लेकिन सवाल जो आता है, पहला सवाल यही है कि उन्होंने कौन सा यूज किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो फास्फोरस 35। मैं आपको अभी एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक है SP। क्या ट्रिक है? SP। अब बताइए इस S और P में पहले क्या आता है? जल्दी बोलो। पहले S आता है कि P आता है? जल्दी बोलो। अरे इतना भी नहीं पता है क्या? पहले S आता है। कौन बोल रहा है S? नहीं नहीं, ऐसे ABCD में बोल रहा हूँ मैं, अल्फाबेट में पहले S आता है कि P आता है? P आता है। P। और P में P अगर पहले आता है तो P में वो डिजिट यूज करो जो 32 और 35 में पहले आता है। तो फास्फोरस 32 और सल्फर 35। ये तो किसका ट्रिक हो अभी? ये तो ट्रिक हुआ सल्फर और फास्फोरस का कौन सा एटॉमिक मास रेडियो एक्टिव होगा। तो 32 और 35। अब रही बात कि सल्फर और प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस में कौन प्रोटीन का हिस्सा है और कौन डीएनए का हिस्सा है। इतना पढ़ते पढ़ते अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। इतना पढ़ते पढ़ते अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि ये सल्फर जो है कई सारे अमीनो एसिड सिस्टीन मेथियोनिन का पार्ट होता है। तो ये प्रोटीन का हिस्सा बन सकता है और ये डीएनए का हिस्सा बन सकता है। मैंने ट्रिक भी बता दिया, नोट्स में लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पर। पता है अभी तो मैंने ये बताया कि इनका टेक्निक क्या था, रेडियो एक्टिव टेक्निक था। बड़ा धांसू टेक्निक है। इस टेक्निक से जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो अनसक्सेसफुल नहीं माना जाता है, सक्सेसफुली माना जाता है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो एविडेंस 100% ट्रू होगा। इसमें ऐसा नहीं होता है कि साहब फास्फोरस जो है रेडियो एक्टिव नहीं हुआ फिर भी लाइट निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। और रेडियो एक्टिव हो गया फिर भी लाइट नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। होता है तो हो गया, इसलिए अनइक्विवोकल प्रूफ माना जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव टेक्निक को यूज करके हर्षेचेज ने एक्सपेरिमेंट किया था। रही बात कि हर्षेचेज का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? क्या वही था माइस? क्या वही था डिप्लोकोकस निमोनी? जवाब है नहीं। जैसे ग्रिफिथ साहब काम कर रहे थे निमोनिया पर, वैसे ही हर्षेचेज इन दोनों ने काम किया है। एक बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज प्रकार का वायरस, T2 बैक्टीरियोफेज। वायरस में भी पढ़ाऊंगा T2 बैक्टीरियोफेज। बेसिकली ये T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। अटैक ऑन बैक्टीरिया, और स्पेशली ई कोलाई बैक्टीरिया पर। ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है और ई कोलाई बैक्टीरिया को तोड़ ताड़ के बर्बाद कर देता है, फाड़ देता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा अभी इसके बारे में। तो कुल मिला के ई कोलाई बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है और उससे वायरस का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसलिए उसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। सुनेगा ध्यान से। ये हर्षेचेज ने इस बातों का पता लगाने के लिए स्टडी स्टार्ट किया था कि लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया में क्या क्या होता है।
उनका स्टडी तो इस पर था, और लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया के दौरान उनको मिला T2 बैक्टीरियोफेज, कि यही उस बैक्टीरिया का लाइसिस कराता है और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तब जाके उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पता किया, और इनके स्ट्रक्चर में उनको दो चीजें हाथ लगी। एक तो क्या, सेंटर पे डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इस डीएनए को कोट किया हुआ था प्रोटीन, कवर किया हुआ था प्रोटीन, ऐसे ऐसे ये पूरा का पूरा प्रोटीन है, और ये प्रोटीन नीचे जाके इस टाइप से है, और यहाँ पर इस पूरी पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पार्ट को हम लोग टेल कहते हैं। बाकी डिटेल में बताऊंगा, वायरस जब पढ़ाऊंगा तब। तो ये ब्लैक वाला तो क्या, पूरा का पूरा प्रोटीन कोट है। क्या है? प्रोटीन कोट। इसी को कैप्सिड भी कहते हैं, कैप्सिड मतलब होता है कवरिंग। और सेंटर पे क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसी को कोर पार्ट भी कह देते हैं कभी। सेंटर पे है ना कोर पार्ट, मेन पार्ट। तो इनको T2 बैक्टीरियोफेज में इन दोनों चीज के अलावा और कुछ भी मिला ही नहीं उनके स्ट्रक्चर में, केवल डीएनए था और केवल प्रोटीन था। अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। जो ओवरव्यू, क्या बात समझ में आया? T2 बैक्टीरियोफेज में क्या क्या होता है? केवल प्रोटीन और डीएनए होता है। यह बात समझ में आया सबको? जल्दी। ये नवीन बार बार मीटिंग से बाहर क्यों जा रहा है, फिर आ रहा है, बाहर हो रहा है, इसका नेटवर्क एरर है क्या? एक मिनट वेट कर लेता हूँ, अगर ये बीच में आएगा तो फिर डिस्टर्ब होगा। स्क्रीनशॉट ले लो तब तक जल्दी से। लो जल्दी से। फिर अब हम उसका वेट नहीं करेंगे, हो सकता है उसका बैटरी लो हो गया होगा। हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए, अब आपको हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। लाइटिक साइकिल का थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। ये है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये है आपका बैक्टीरियोफेज वायरस। मैं इसको एक अलग कलर से लेता हूं ताकि ठीक रहेगा। किस कलर से लूं? चलो इस कलर से लेते हैं, इस कलर से लेते हैं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये है आपका प्रोटीन कोट ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज, ये उसका टेल पार्ट, ठीक है। और उसके सेंटर में क्या है, उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। होता क्या है, जब इस T2 बैक्टीरियोफेज वायरस को, ये वायरस है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है, मतलब अपना नंबर बढ़ाना होता है, तो एक सिंगल वायरस पहले इस बैक्टीरिया पे अटैक करता है। और अटैक का मतलब पहले ये क्या करता है, इसके साथ अटैचमेंट करता है। पहला स्टेप अटैचमेंट होगा। जब ये अटैच कर गया, तो देखो यहाँ पे अटैच कर गया, इधर देखो। अच्छा, ई कोलाई का अपना भी डीएनए होगा कि नहीं होगा? ये लो, ई कोलाई का अपना डीएनए, ई कोलाई का अपना डीएनए, ठीक है, जिसको आप होस्ट डीएनए भी कह सकते हो, ठीक है, होस्ट जीनोमिक डीएनए। अब ये इसके साथ अटैच कर गया, अटैच करता है टेल पार्ट से, इसको लैंडिंग कहते हैं। ये अटैच कर गया, और ये उसका क्या रहा, प्रोटीन कोट रहा। क्या रहा, ये उसका प्रोटीन कोट रहा, ये उसका डीएनए वाला पार्ट रहा। अटैचमेंट कर चुका है। अब अटैचमेंट के बाद ये क्या करता है, ये वायरस केवल अपना जो डीएनए था उसको इसके अंदर इंसर्ट करता है, पेनिट्रेट करता है। पहले तो क्या करता है, टेल की हेल्प से इसके सेल मेम्ब्रेन को उस जगह पर जहां अटैच हुआ है वहां पे डिसॉल्व कर देता है ऐसे सेल मेम्ब्रेन को, और उसके बाद केवल अपने डीएनए को अंदर इंसर्ट कर देता है। तो उसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, पेनिट्रेशन एंड इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वायरल डीएनए। अब सीन क्या होगा देखिए यहाँ,
सीन ये होगा कि बैक्टीरिया का अपना जीनोमिक डीएनए ये रहा, वायरस का डीएनए यहाँ आ चुका है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया, प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया, ठीक है, वो प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया, अभी भी अटैच्ड है। अब क्या करता है, सबसे पहला काम, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, नोट्स में इतना डिटेल में नहीं है। सबसे पहला काम ये है वायरल डीएनए, ध्यान से, वायरस का डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये है जीनोमिक मतलब कि होस्ट का डीएनए, होस्ट जीनोमिक डीएनए, ई कोलाई का डीएनए। ये वायरल डीएनए क्या करता है, अपने आप को इस तरीके से शो करता है, इस होस्ट डीएनए को लगता है वो तो अपना ही डीएनए है, मतलब ये होस्ट डीएनए इस वायरल डीएनए को अलग नहीं मानता है, और ये होस्ट डीएनए वो खास खास एंजाइम बना देता है जो अपने खुद के रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। तो ये वायरल डीएनए उसी एंजाइम को यूज करके अपना रेप्लिकेशन करता है, और ऐसे कई सारे वायरल डीएनए बना के तैयार करता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। अब कई सारे डीएनए बन गए। अब उसी होस्ट सेल के अंदर और क्या काम होगा, ध्यान से देखिएगा, सारे वायरल डीएनए अब अपना ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी जो एंजाइम चाहिए वो इसी होस्ट डीएनए से मांगता है बनवा के, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन डीएनए देता है, तो वो उसके पास तो वायरस का अपना तो कुछ था ही नहीं, केवल डीएनए प्रोटीन था, प्रोटीन बाहर ही छोड़ दिया। तो वायरल डीएनए एंजाइम कहां से लाएगा, होस्ट के सेल्स का ही एंजाइम यूज करेगा जो होस्ट का डीएनए बनाएगा। तो वो क्या करता है, उस होस्ट डीएनए के प्रेजेंस में बनने वाले एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए, या तो पहले रेप्लिकेशन कराया, अब ट्रांसक्रिप्शन से आप जानते हो क्या बनने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन से जल्दी बोलो, आरएनए, ये लो आरएनए बन गया, वायरल आरएनए, इसको आप बोलो वायरल आरएनए बन गया। फिर ट्रांसलेशन भी करा लेता है और कई सारे प्रोटीन बन जाते हैं, ये लो प्रोटीन भी बन गया, ठीक। उसके बाद होता है असेंबली, उसके बाद क्या होता है असेंबली, और असेंबली में क्या करता है, ये प्रोटीन हेक्सागोनल शेप में ऐसे अरेंज होता है, हेड और टेल पार्ट बनाता है, और जो ये वायरल डीएनए बहुत सारे रेप्लिकेट हुए थे अंदर में जाके इंसर्ट हो जाता है इससे, और ऐसे कई सारे न्यू वायरल पार्टिकल तैयार हो जाते हैं, कई सारे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है ई कोलाई का, उसके साइटोप्लाज्म से प्रोटीन के अंदर असेंबली हो रहा है, कौन मतलब कि इस प्रोटीन कोड के अंदर असेंबली हो रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, जो वायरल डीएनए बना उसी होस्ट जीनोमिक डीएनए का प्रेजेंस। अब जब बहुत सारे वायरल डीएनए इसके अंदर बन जाते हैं, बहुत सारे मेनी नंबर, बहुत सारे बन जाते हैं, तो प्रेशर जनरेट होता है, और ये जो ई कोलाई का सेल है ये पूरा का पूरा बस्ट हो जाता है, ऐसे ये पूरा का पूरा बस्ट हो जाता है, और ये सारे वायरस यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और फिर ये फर्दर नए ई कोलाई पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस कदर वायरस ने एक से अपना कई नंबर बढ़ा लिया, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया का लाइसिस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, इसीलिए इसको बोला लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का लाइसिस हुआ है। साइकिल क्यों बोला, साइकिल कंप्लीट हुआ है वायरस का, क्या बोले शॉर्ट में, ये लाइटिक साइकिल कंप्लीट समझ में आया दोनों सभी बच्चे को यहाँ पे, जल्दी बोलो। रिभा भी आउट ऑफ मीटिंग है, ईरान समझ में आ गया? यस सर। चलिए, टाइम क्या हुआ, 8 बज चुका है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कल आगे बढ़ाएंगे, और कल हम ये यहाँ तक बता दिए, अब ये बातें हम कल नहीं बताने वाले हैं, कल लिखने वाले नहीं है, यहाँ तक बता चुके हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ये सब ले चुके हैं, ये भी लीजिए और ये भी लीजिए जल्दी से, लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और कल हम बात करेंगे किसके बारे में, कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव टेक्निक यूज किया, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप के नाम पे उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज यूज किया, इनका टेक्निक क्या है, कैसे इन्होंने काम किया, और कैसे ये साबित किया कि वो पर्टिकुलर मटेरियल डीएनए ही है जो ट्रांसफर होता है। इन बातों को हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क लिखिए।
पेज नंबर 101 पर से पेज नंबर 101 पर लिखा होगा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहां से लेकर पेज के एंड तक पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ के आइए और कल के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्होंने कैसे साबित किया, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। अभी हर्षेचेस का एक्सपेरिमेंट नहीं समझे। रीवा, मीटिंग से बाहर हो गए थे आप, फिर से मीटिंग से बाहर हो गए, उसका कोई नेटवर्क एरर आया होगा, कोई बात नहीं है, ये लोग वीडियो रिकॉर्ड देख लेगी, ठीक है। चलिए, जहां तक में अगर आप दोनों को किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं आप। ज्योति को डाउट? इरहान? सर इस पेज में आप T2 बैक्टीरियोफेज वही बताए थे ना, ये फेज जो पूरा हम लोग समझे अभी। क्या बोले, फिर से बोलो। ये T2 बैक्टीरियोफेज अभी हम लोग जो लैक्टिक साइकिल पढ़े, हाँ, उसमें जो अटैच हो रहा था वो वाला बात है यहाँ पे लिखा हुआ। किसके बारे में पूछ रहे हो? ये T2 बैक्टीरियोफेज? यस सर। अरे ये एक वायरस है, ये रहा वायरस का पूरा स्ट्रक्चर। और ये वायरस जो है बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इकोलाई पे। ये रहा वायरस, ये समझ लिया। ये अटैक कर रहा और बैक्टीरिया को लास्ट में फाड़ के अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। और बोलो, क्लियर हो नो गया? सर नहीं। चलिए मिलते यस हैं सर। नेक्स्ट क्लास में, इतना करके आइएगा।